आज हम बैठे हैं जिला गौतम बुद्ध नगर हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष चैनपाल प्रधान जी के साथ। प्रधान जी से वार्ता करते हैं कि 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, कामयाबी मिली है, क्या कहते हैं चैनपाल प्रधान जी, उनके मन की बात चाहते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, फेस वार्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव हुए, बड़ा संशय पड़ा हुआ, हर आदमी सोच रहा था कि अब बीजेपी आएगी नहीं आएगी, बड़ा। अब हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताएं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में अपनी विजय हासिल, गौतम बुद्ध नगर में यदि कोई भी मुख्यमंत्री आता था तो कहते थे उसकी सरकार चली जाती थी। ये भी एक मामला था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कई बार उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर में आए, तो इस विषय में आपका क्या कहना है। मैं चैनपाल प्रधान जिला अध्यक्ष हिंदू वाहिनी गौतम बुद्ध नगर। मैं जो बताना चाहता हूं कि जो गौतम बुद्ध नगर में पूर्व के मुख्यमंत्री आने से डरते थे, उस रिकॉर्ड को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने तोड़ा है। लगभग वो 20 बार यहाँ की विजिट कर चुके हैं और यहाँ की जनता ने जो माना है वो विश्वास किया है विकास में, और आज विश्वास विकास में करते हुए गौतम बुद्ध नगर तीनों सीट भारी मतों से विजयी हुई है। यहाँ पर जो बात किया जाए, विशेषकर हम चलते हैं जेवर विधानसभा वाली सीट के ऊपर, यहाँ पर एक जातीय मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा राजनीति हुई थी। उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। जातीय की राजनीति यहाँ कुछ लोगों ने की थी, लेकिन जब बाबा यहाँ लास्ट के दिन चुनाव करने आए थे, जब हमारे क्षेत्र के विधायक धीरेन्द्र सिंह जी यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और यहाँ पर गुर्जर भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन लोगों ने लास्ट में जो अपना मत था वो विकास की तरफ उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर विधानसभा जेवर में विधायक धीरेन्द्र सिंह जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 10 ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट स्थापित हुए हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। फिल्म सिटी जो कोई कागजों में देखते थे, एयरपोर्ट को हम लोग कागजों में देखते थे, डिग्री कॉलेज है, डिवाइस मेडिकल कॉलेज है, अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो विधायक जी के देन है और योगी जी की उसमें पूरा योगदान है। बात रही कागजों में वाली, इस बात को हम भी समर्थन करते हैं। 5-6 साल पहले जब हम कभी यमुना एक्सप्रेस वे पर जाए थे, हमारे 1-2 मिलने वालों के प्लॉट थे तो वहाँ पर कुछ नहीं दिखता था और लोग घबराए रहते थे कि भाई साहब हमारा पैसा तो नहीं डूब गया, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आज जाते हैं तो पिछले 5 साल में ये तो बात है कि धरातल पर वहाँ प्लॉट बन गए हैं, मौजूद है। और जो प्रॉपर्टी अब से 5 साल पहले, क्या मैं बताऊँ 3 साल पहले 28-29 लाख में अपना लोग दुखी थे, लोगों ने रिटर्न पैसा लिया। आज उसी प्रॉपर्टी यानी 300 मीटर का जो प्लॉट है यमुना एक्सप्रेस वे पर, उसकी कीमत लगभग मैं मानता हूँ कि 70 लाख के प्लस पहुँच गई। ये तो रही विकास भाई। दूसरा जेवर का मामला है, वो भी काफ़ी दिनों से संघर्ष में चल रहा था, वो भी क्लियर हो गया। अब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा था यहाँ का कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी आपकी सरकार ने 40% आरक्षण दिया। तो इन सब बातों के हम विकास की बात करते हैं तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब आने वाले समय में क्या ऐसी रणनीति और रहेगी जिससे कि जो विपक्ष के लोग कहते थे कि गौतम बुद्ध नगर में ये काम नहीं हुआ या महंगाई, उस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर उत्तर प्रदेश में बन रही है और उस सरकार के मुखिया योगी जी रहेंगे। जो हमारे यहाँ की मूल समस्या रही हैं, किसानों की समस्या रही हैं, छोटी समस्याएं हैं, वो निपटेंगी। क्योंकि अब की बार विधायक जी का भी उन पर फोकस है कि जो 64% वाला विवाद है वो भी ख़त्म होना है, जो 4% ज़मीन वाला है वो भी निमटना है, और जो शिक्षा है उसमें भी अब के हमारे 4 या 5 डिग्री कॉलेज और नहीं बनने जा रहे हैं। रोजगार की बात अगर मैं करता हूं तो रोजगार में माननीय विधायक जी ने क्वेश्चन उठाया था तेजपाल नागर जी ने विधानसभा में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 40% कोटा रिजर्व किया है जी। जो हमारे यहाँ नई कंपनियां आ रही हैं, अब हमारी सरकार में जो कंपनियां 17 के बाद में स्थापित हो रही हैं, उनमें 40% कोटा उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के बच्चों को रहेगा। प्रधान जी, हमारा दूसरा प्रश्न लेकर आता है, चलते हैं वोटों के ऊपर, राजनीति में जाते हैं। तो गठबंधन जो हुआ है लोकदल का और समाजवादी पार्टी का, इसमें अल्पसंख्यक जो उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े थे उनके आए, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं। गठबंधन ने जितने मुस्लिम लगभग 60 टिकट दिए थे, जिसमें 34 मुस्लिम विधायक उत्तर प्रदेश में जीते हैं। अब इनको आप कैसे अल्पसंख्यक कह सकते हैं।
ये बहुसंख्यक की संख्या में तभी तो विधायक बने। जहाँ पर इनकी तादाद अच्छी खासी रही है वहाँ इन्होंने अपना प्रत्याशी जिताया है गठबंधन ने, तो इसको आप अल्पसंख्यक तो आप कह ही नहीं सकते। एक और बात प्रश्न आता है, जैसा कि यदि बात चलती है विकास के साथ, कोरोना काल में जिस तरह से आपके मुख्यमंत्री शासनकाल में माननीय योगी जी ने जिस तरह से सहायता करी, और मुझे कहने में कोई संशय नहीं इस विषय में कि उसका विशेषकर किसने फ़ायदा उठाया। बात 15 लाख रुपए की यदि केंद्र सरकार की करते हैं तो देखिए, मैं भी जानता हूँ कि 15 लाख वाले लोग कहते हैं 15 लाख अकाउंट में नहीं गए, तो बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँगा। जो एक कार्ड बनता है गरीबी की रेखा वाला, वो तो हमारा आयुष्मान कार्ड, तो मुझे कहने को लगता है कि एक वर्ग में तो विशेष छोटे से लेके और सभी का कार्ड बना हुआ है, शायद हमारा किसी का नहीं बना हुआ होगा। और महीने में 2 बार जो राशन जाता है वो जाता है। तो इतना कुछ देने के बाद भी फिर भी लोगों ने योगी जी के लिए वोट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं दिया। इस विषय में आप क्या कहते हैं? क्या विकास के विषय में चाहते हैं या उनकी वही मानसिकता है, वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में पुनः लौट कर योगी जी की सरकार आए? दरअसल में जो दलाल और भ्रष्टाचार लोग हैं वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार आए। जो हमारे यहाँ लाभार्थी रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, जिनको महीने में 2 बार राशन, फ्री में मकान, फ्री में शौचालय, फ्री में बिजली कनेक्शन सुविधाएं, जहाँ अपना गैस सिलेंडर, लाभार्थियों की संख्या काफ़ी तादाद में अच्छी रही है और उन लाभार्थियों ने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है। लेकिन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो नहीं चाहते कि योगी जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन लाभार्थी का सबसे ज़्यादा फायदा तो उन्होंने उठाया है। लाभार्थियों का लाभ अगर मैं ज़्यादा कहना चाहता हूँ तो वो हमारे दलित समाज ने कम उठाया, लेकिन मुस्लिम समाज ने ज़्यादा उठाया है। सभी को मकान मिले हैं, उनके साथ साथ में अनेक ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार ने उनको घर पहुंचाई है। उन सुविधाओं को भी नज़रअंदाज इन लोगों ने किया है। जो महिलाएं हैं, अब की बार जो महिलाएं हैं वो भी मुस्लिम समाज की, उन्होंने योगी जी में विश्वास किया है, क्योंकि वो जो कानून बना है जिसका वो शोषण झेलती थी, अनेक ऐसे मुद्दे रहे हैं जो पीड़ित रहती थी, तो आज उन्हें ये लगा है कि अगर हम कहीं सेफ और सुरक्षित रह सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी जी के नेतृत्व में रह सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि लाभार्थी उन्होंने लाभ तो उठाया फिर भी बीजेपी को वोट नहीं दिए, तो क्या इसमें सबका साथ सबका विकास, आपका नारा तो यह है कि कोई वोट दे या ना दे, हम तो सबके साथ सबके विकास है, लेकिन क्या कोई एक ऐसी रणनीति होगी कि जिन्होंने वोट नहीं दिए फिर भी उनके प्रति सरकार बराबर सोचेगी, या कुछ सोच जैसे और लोग सोचते हैं कि अरे भाई तुम मैं तेरे सबके विकास में चलेंगे? हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ में चलेगी। जो लोगों ने लाभ लिया है, उनकी जो महिलाएं थी उन्होंने विश्वास किया है, उन्होंने योगी जी को मतदान किया है। जो पिछला हमारा परसेंटेज था वो अब बढ़ कर आया है। गौतम बुद्ध नगर की हम बात करते तो तीनों विधानसभाएं हमारी उससे दुगनी स्पीड से बढ़ी है और अच्छे मतदाता ने किया है। जहाँ मुस्लिम संख्या भी हमारी रही है, वहाँ मुस्लिम महिलाओं ने सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए, योगी जी में विश्वास करते हुए उन्होंने अपना मतदान किया है। देखा आपने, सबका साथ सबका विकास। भले ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हों ना दिए हों, लेकिन इस बार भी उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की बनी है। जिला अध्यक्ष चैनपाल प्रधान जी का कहना है कि वही भावना रहेगी, सबका साथ सबका विकास। वो उनकी मानसिकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या ना दें। इसी के साथ मैं लेता हूं विदाई। भारत भूषण शर्मा, फेस वार्ता से नमस्कार।